तो फिल्म की शुरुआत कोंकण के एक गांव डोंगर कट्टा में होती है, जहां हम एक मंदिर देखते हैं। वहां दशावतार मंडल का दशावतार वाला प्ले होने वाला था और ये प्ले सत्यवान और सावित्री के ऊपर होने वाला था। यहाँ हम बाहर एक बोर्ड भी देखते हैं जहाँ पे बाबुली मिस्त्री करके नाम लिखा था और ये इस प्ले के प्रमुख आकर्षण होने वाले थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जंगल का आता है, जहाँ हम एक बूढ़े आदमी को अंधेरे में कहीं जाते हुए देखते हैं और एक यंग लड़का उसके पीछे जा रहा था। पीछा करते करते लड़का घने जंगल में जाता है, जहाँ एक तेंदुआ पानी पी रहा था और इस तेंदुए को देख लड़का डरता है। फिर हम झाड़ियों में एक आदमी को देखते हैं जो राइफल लेके उस तेंदुए पे निशाना लगा रहा था, लेकिन इससे पहले वो ट्रिगर चलाता, ये बूढ़ा आदमी उसे पत्थर से मारता है जिससे मिसफायर हो जाती है और आवाज सुन के तेंदुआ यहाँ से भाग जाता है। अब तेंदुआ के भाग जाने से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बाहर आके उस यंग लड़के पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे बाप को कह दो कि मेरे शिकार के बीच में ना आए, वरना बहुत बुरा होगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है और यंग लड़का है, ये दोनों बाप बेटे हैं और जो शिकार कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसका नाम लक्ष्मण वाडेकर था। जी हाँ दोस्तों, ये फॉरेस्ट ऑफिसर होके प्राणियों का शिकार कर रहा है। यहाँ हम उन दोनों बाप बेटे का नाम भी जान पाते हैं, जहाँ लड़के का नाम माधवा था और बाप का नाम बाबुली। ये वही बाबुली है जो आज दशावतार में प्रमुख आकर्षण होने वाले हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक प्ले चालू नहीं हुआ था। तो वाडेकर यहाँ से चला जाता है और बाबुली भी यहाँ से आगे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाके वो एक एरिया में पहुंचते हैं और उनके पीछे माधवा भी आता है। इस एरिया का नाम काटालोबा था और यहाँ हम जमीन पे पत्थर में तराशी हुई किसी डीटी की मूर्ति देखते हैं जिनके 8 हाथ थे, इंसानी शरीर था और एनिमल का हेड था। बाबुली से राखनदार कह के पुकारते हैं। अब जिन्हें राखनदार के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये गार्डियन स्पिरिट यानी प्रोटेक्टर होते हैं जिन्हें गांव की सीमा पे स्थापित किया जाता है। राखनदार बुरी आत्मा, बीमारी या बुरी चीजों से गांव की रक्षा करते हैं और बाबुली भी यहाँ प्रार्थना करने ही आए थे। तभी दूर माइनिंग का ब्लास्ट होता है और इसे सुन के बाबुली कहते हैं कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। खैर आगे हम सत्यवान सावित्री का प्ले देखते हैं जहाँ गाँव के सारे लोग आए हुए होते हैं और थोड़ी देर में बाबुली स्टेज पे आते हैं जो कि एज यमदेव थे, वो जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। बट थोड़ी देर में बाबुली स्टेज पे ही गिर जाते हैं और इसके कारण प्ले बंद करना पड़ जाता है। तो इसके बाद सीन आता है मॉर्निंग का, जहां हम बाबुली को डॉक्टर के पास देखते हैं और यहाँ माधवा भी था। डॉक्टर बाबुली को चेक करके बताते हैं कि बाबुली की आंखें कमजोर हो गई हैं और अगर वो ऐसे ही प्लेज करेंगे तो वहाँ की लाइट्स की वजह से ब्लाइंडनेस आ सकती है। इनफैक्ट देखा जाए तो अब बाबुली की उम्र भी हो चुकी थी और ऐसे में उन्हें अभी आराम करना चाहिए। ये बात सुन के माधवा बाबुली के लिए चिंतित हो जाता है और उन्हें प्ले करने से मना करता है, लेकिन बाबुली के लिए दशावतार अब उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था और वो इसे भगवान का काम मानते थे, तो वो ये छोड़ना तो नहीं चाहते थे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाबुली दशावतार वाले प्ले अपनी जवानी से करते आ रहे हैं और लोग भी उनका काम पसंद करते थे और इसी वजह से वो गांव में प्रचलित भी हैं। पर अभी उम्र बढ़ने की वजह से उनमें बचपना आ गया था। वो कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें भी करते थे, जैसे कि रोड पे झूमते हुए जाना, एनिमल से बातें करना वगैरह वगैरह। इसी वजह से अब लोग उन्हें हाफ मैड बाबुली भी बुलाते थे। पर बाबुली इसे कभी उदास नहीं होते या बुरा नहीं मानते थे। वो अपनी जिंदगी मजे से जीते थे और प्लेज किया करते थे। खैर आगे हम बाबुली को डॉक्टर के पास से आते देखते हैं और इस बार भी वो रोड पे झूमते हुए जा रहे थे और इसी में एक ट्रक पीछे आता है जो बाबुली को उड़ाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पे वहाँ वंदू आ जाती है और वो बाबुली को बचा लेती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि वंदू जो है वो एक्चुअली माधवा को पसंद करती है, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात दोनों के घर में पता नहीं है। एनीवेज आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ माधवा ने बाबुली को बंद करके रखा था। क्यों? क्योंकि बाबुली दशावतार प्ले करने ना जाए और यहाँ दशावतार मंडल के लोग भी आते हैं बाबुली को बुलाने के लिए, लेकिन माधवा उन्हें भी मना कर देता है। वहीं अंदर हम बाबुली को देखते हैं जो दशावतार का प्ले इमेजिन करते हैं और इसी में यहाँ से निकलने का प्लान डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में हम उन्हें छत का टाइल हटा के घर से भागते हुए देखते हैं। वो यहाँ से भाग के सीधे दशावतार का प्ले करने जाते हैं जहाँ वो इस बार धृतराष्ट्र बने हुए थे और वो एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं। बट तभी ऑडियंस में हम माधवा को देखते हैं जो उनपे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। आगे हम बाबुली और माधवा को साथ में चलते देखते हैं और माधवा अभी भी नाराज था क्योंकि बाबुली बिना उसे बताए घर से छुप के प्ले करने निकल गए थे। माधवा यहाँ बाबुली को ये प्लेज बंद करने को बोलता है और इस बात पे बाबुली माधवा को उसकी चाइल्डहुड वाली बुक दिखाते हैं। इसमें उसने लिखा था कि उसे हनुमान जी वाला किरदार बहुत पसंद है और हमेशा यही किरदार करेगा, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बाकी किरदार नहीं किए तो भी चलेगा, बस हनुमान जी वाला करे। इस पे माधवा कुछ बोल नहीं पाता और वो वहां से चला जाता है। आगे हम एक सॉन्ग देखते हैं जिसमें हमें माधवा और बाबुली की स्टोरी दिखाई जाती है, मतलब कैसे माधवा की माँ बचपन में ही चल बसी थी और तब से ही बाबुली ने माधवा को बड़ा किया और माधवा भी दशावतार वाले प्लेस देख के ही बड़ा हुआ है। एनीवे सॉन्ग के बाद हम बाबुली और माधवा को खाना खाते देखते हैं और इस सीन से हमें पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि पढ़ा लिखा होके भी माधवा को कोई जॉब नहीं मिल रहा था। अभी फिलहाल
फिलहाल वो टॉयज बनाने का काम करता था। यहाँ बाबुली माधवा को मुंबई जाके काम करने बोलते हैं क्योंकि उसे वहाँ जल्दी काम मिल जाएगा, पर माधवा मना कर देता है क्योंकि अगर वो मुंबई चला गया तो बाबुली का ध्यान कौन रखेगा, और बाबुली तो ऐसे ही प्लेस करते रह जाएंगे जिससे उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। इस पे बाबुली बोलते हैं कि अगर माधवा जॉब ढूंढ लेता है तो वो दशावतार वाले प्लेस करना छोड़ देंगे। ये बात सुन के माधवा मान जाता है। आगे माधवा खाना खा के बाहर जाता है जहाँ वंदू खाने का डब्बा लेके आई थी, पर माधवा उसे यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उनके बारे में घर में पता नहीं था ना। वंदू माधवा को घर वालों से शादी की बात करने को बोलती है, बट माधवा बोलता है कि हम मिस्त्री हैं और तुम्हारा परिवार अच्छा है, मैं तो अच्छा कमाता भी नहीं हूँ तो घर वाले नहीं मानेंगे। पर वंदू इस पे बोलती है कि सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो क्योंकि तुम स्मार्ट और एक अच्छे इंसान हो, तो ऐसे में तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी ना। माधवा थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसे लगता था उससे कुछ नहीं हो पाएगा और जॉब के लिए भी उसे रिकमेंडेशन तो चाहिए ही होगी। और वंदू सुझाव देती है कि माधवा अब्बा तंडेल से बात करे जो गांव का सरपंच है, वो जरूर माधवा की इसमें मदद करेगा क्योंकि उसके अच्छे कनेक्शंस हैं। तो नेक्स्ट सीन में बाबुली और माधवा बोट से तंडेल से मिलने जाते हैं। बोट से क्यों? क्योंकि अब्बा तंडेल हर रोज स्विमिंग के लिए रिवर में आता है। खैर यहाँ बाबुली तंडेल से कहता है कि वो माधवा की जॉब की सिफारिश कर दे। इस पे तंडेल एक शर्त रख देता है। शर्त ये कि अगर वो तंडेल को स्विमिंग में हरा दे तो वो प्रॉमिस करता है कि वो माधवा का जॉब लगवा देगा। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे बाबुली पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर स्विम करने के बाद बाबुली डूबने लग गए थे और ऐसे में तंडेल उसे बचा के किनारे पे लाता है। बट ऑफ कोर्स ही वाज इम्प्रेस्ड। तो तंडेल बोलता है कि माधवा की जॉब लगने की बात वो सर मालकर से करेगा। इससे बाबुली खुश हो जाता है। अब अगले सीन में कुछ लोगों को अशोक सर मालकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देखते हैं। क्यों? क्योंकि सर मालकर एक बिजनेसमैन था और उसकी माइनिंग की कंपनी थी। उसने गांव के लोगों से जमीन खरीदी थी और उन्हें रोजगार का आश्वासन भी दिया, बट ना ही गांव वालों को उनकी जमीन के पैसे मिले ना ही रोजगार। तो ऑफ कोर्स इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये माइनिंग की वजह से काफी पेड़ वगैरह काटे जाने वाले थे जिससे नेचर को भी हानि पहुंचने वाली थी। और जो मूवी के साथ में ब्लास्ट की आवाज आई थी ना, वेल वो इसी माइनिंग की वजह से थी। कमिंग बैक टू स्टोरी, थोड़ी देर में सर मालकर यहाँ आ जाता है और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखता है। देन वो यहाँ अपने साइड पे प्रोटेस्टर्स को भी देखता है और ऑफिसर मनसुखानी पे चिल्लाता है। तभी वहाँ तंडेल आता है और दोनों मिलकर आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द जमीन और फॉरेस्ट का पार्ट ले लिया है फॉर माइनिंग, पर एक जगह इनके पास नहीं था और वो जगह थी काटालोबा वाला एरिया जहाँ राखनदार है। अब ये जगह अशोका को कैसे भी चाहिए थी क्योंकि उस वाले एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लाइक कोबाल्ट एंड अदर मिनरल्स। पर तंडेल बताता है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व जगह है तो यहाँ एरिया मिलना मुश्किल है। इनकी बातों के बीच बाबुली अपने बेटे माधवा के साथ यहाँ आता है और वो सरमालकर को अपने बेटे के लिए जॉब देने की कहता है। सरमालकर माधवा को अपने ही माइनिंग कंपनी में जॉब दे देता है। अब इससे माधवा खुश हो जाता है, पर बाबुली खुश नहीं नजर आ रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि माधवा वहाँ काम करे जहाँ नेचर को हानि पहुंचाई जाती है। बट देन माधवा किसी तरह बाबुली को मना लेता है। अब आगे हम बाबुली को राखनदार के यहाँ देखते हैं जहाँ वो माधवा के लिए प्रे कर रहा था। तभी माधवा ही वहाँ आ जाता है और वो बाबुली को उसके प्रॉमिस की याद दिलाता है, यानी कि बाबुली को अब दशावतार के प्लेस छोड़ने होंगे। बाबुली भारी मन से माधवा की बात मान लेते हैं, पर वो कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन वो दशावतार का आखिरी प्ले करेंगे, जिसके बाद वो कभी भी दशावतार नहीं करेंगे। और इसी वजह से हम बाबुली को बहुत दुखी भी देखते हैं क्योंकि दशावतार प्ले करना उन्हें बहुत पसंद था। उनके लिए ये भगवान की पूजा करने जैसा था और उन्हें ये कला जिंदा रखना था। तो ऑफ कोर्स प्ले छोड़ने वाली जो डिसीजन थी वो बाबुली को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये सब चीज हम एक सॉन्ग के थ्रू भी देखते हैं और सेम सॉन्ग में हम माधवा को अपने काम पे लगते देखते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो अपनी फर्स्ट सैलरी से वंदू के लिए रिंग लेता है ताकि वो उसके घर वालों से शादी की बात कर सके और बाबुली भी इससे बहुत खुश थे, बट स्टिल अंदर कहीं ना कहीं दुखी दिख रहे थे क्योंकि वो महाशिवरात्रि के बाद दशावतार में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटे की खुशी के लिए वो ये भी त्याग करने के लिए तैयार थे। खैर अब एक दिन माधवा माइनिंग साइट पे जाता है और ये साइट थी काटोलावा वाली। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग वाले वर्कर्स ने राखनदार के कार्व्ड मूर्ति की जगह एक्सप्लोजिव लगा रखे थे ताकि ये जगह उड़ा सके और ये देख माधवा परेशान हो जाता है। परेशान क्यों? क्योंकि ये जगह फॉरेस्ट रिजर्व थी तो इन्हें परमिशन कैसे मिली। यही चेक करने माधवा ऑफिस जाके फाइल्स देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि काटालोबा वाली जगह की परमिशन तो रिजेक्ट कर दी गई थी, यानी कि ये लोग यहाँ इल्लीगली काम कर रहे थे। अब ये सब जान के माधवा शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तभी उसे वंदू का कॉल आता है क्योंकि आज माधवा उसके घर शादी की बात करने वाला था। पर माधवा उसे यहाँ की सारी बातें बता देता है और कैसे काटालोबा पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है। इसमें वंदू सुझाव देती है कि वो गांव के सरपंच तंडेल से मिले और उन्हें ये सब बातें बता दे। तंडेल जरूर हेल्प कर देंगे। अब माधवा वंदू की बात मान के तंडेल के यहाँ जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी और बाबुली अपनी लास्ट प्ले की तैयारी कर रहे थे। आज वो पितामह भीष्म का किरदार करने वाले थे। बाबुली मेकअप और गेटअप करके मंदिर की ओर जाते हैं। तभी उन्हें दूर पे माधवा दिखता है जहाँ वो तंडेल के पास जा रहा था और इस सीन में हम दोनों को दुखी देख रहे थे। मतलब बाबुली इसलिए दुखी है क्योंकि वो आज आखिरी
आखिरी प्ले करने वाले हैं। वहीं माधवा काटालोबा वाले इंसिडेंट से परेशान था। अब यहाँ पर्सपेक्टिव बाबुली से माधवा पे आ जाती है, जहाँ माधवा तंडेल से मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है। इस पे तंडेल उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ दशावतार का प्ले चालू हो गया था और बाबुली परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक गांव का एक आदमी आके मंडल के सदस्य को कुछ तो बताता है, जिससे सब परेशान दिखते हैं। वो तुरंत प्ले बंद करके बाबुली को अपने साथ चलने बोलते हैं और बाबुली प्ले बंद करना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी प्ले बीच में ही था। पर लोगों के इंसिस्ट करने पे बाबुली मान जाते हैं और उनके साथ जाने के लिए निकलते हैं। गांव के लोग और बाबुली एक बड़े पेड़ के पास जाते हैं जहां ऑलरेडी भीड़ थी और बाबुली आगे जाके देखता है कि माधवा पेड़ से लटका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, माधवा समाप्त हो गया था और ये देख के बाबुली को सदमा लग जाता है। आगे हम बाबुली को माधवा की आखिरी राइट्स करते देखते हैं और तभी यहाँ पुलिस कांस्टेबल परब और लेडी कांस्टेबल सावंत आती हैं। ये लोग केस क्लोज करने आए थे क्योंकि उनका मानना था कि ये सिंपल खुद को समाप्त करने वाला केस है जहां माधवा ने प्यार में ऐसा किया है और ये प्रूव करने के लिए माधवा के पास से लेटर भी मिला था। ऑफ कोर्स बाबुली को इस पे यकीन नहीं था। वो कहते हैं कि माधवा कभी ऐसा नहीं कर सकता है, पर कांस्टेबल परब जबरदस्ती बाबुली का थंब प्रिंट फॉर्म पे ले लेता है। अब बाबुली के यहाँ से जाने से पहले कांस्टेबल सावंत बताती है कि माधवा का फोन अब तक नहीं मिला है और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। एनीवेज अगला सीन रात का आता है जहाँ वंदू बाबुली से मिलने आती है और वो उन्हें बताती है कि माधवा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो शादी की बात करने आने वाला था। वंदू यहाँ माधवा के कॉल के बारे में बताती है कि वो उस दिन सरपंच तंडेल के यहाँ जाने वाला था सब कुछ बताने के लिए। अब ये जानते ही हम बाबुली को अगले दिन तंडेल के यहाँ देखते हैं जहाँ बाबुली उसे माधवा के बारे में पूछता है और यहाँ तंडेल भी बोल देता है कि माधवा और उसकी मुलाकात उस दिन हुई ही नहीं थी। अब दोस्तों हमें पता है कि तंडेल झूठ बोल रहा है क्योंकि वो माधवा से मिला था। इनफैक्ट वही तो उसे गाड़ी पे बिठा के कहीं ले गया था। तो यहाँ साफ है कि माधवा की मौत के पीछे तंडेल का हाथ हो सकता है। जो भी हो तंडेल बाबुली के साथ सिंपैथाइज करता है और यहाँ से बाबुली चला जाता है। नेक्स्ट सीन रात का होता है जहाँ बाबुली उसी पेड़ के पास जाता है और इस पेड़ के कोने में उसे माधवा का फोन मिल जाता है। वो ये फोन लेके वंदू के पास जाता है और उसे फोन दिखाता है ना। फोन में वंदू को वॉइस नोट मिलता है जो माधवा ने उसे भेजा था, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण ये नोट सेंड नहीं हुआ था। इस रिकॉर्डिंग में हम सुन पाते हैं कि माधवा किसी से बच के भाग रहा था और वो वंदू को हेल्प लाने के लिए बोल रहा था, लेकिन अचानक माधवा के चिल्लाने की आवाज आती है और वॉइस नोट यहीं पे खत्म होता है। इस पॉइंट पे बाबुली और वंदू को पक्का यकीन हो जाता है कि माधवा का खून हुआ है। ऐसे में बाबुली वंदू से कहता है कि वो इस मैटर में ना पड़े क्योंकि बाबुली सब कुछ संभाल लेगा। आगे हम बाबुली को पुलिस स्टेशन आते देखते हैं जहाँ वो माधवा का फोन परब को देता है ये कहते हुए कि आपको इसमें प्रूफ मिल जाएगा कि माधवा का कत्ल हुआ है। ये सुनकर परब थोड़ा चिंतित नजर आता है, लेकिन तुरंत ही वो बाबुली को बोल देता है कि इस एविडेंस से वो केस सॉल्व कर देगा और बाबुली निश्चिंत होकर रहे। अब अगला सीन हम वंदू के घर का देखते हैं जहाँ पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस का मानना है कि वंदू की वजह से माधवा ने गलत किया है। जी हाँ दोस्तों, हम व्यूअर्स को तो क्लियरली पता है कि ये झूठ है और कांस्टेबल परब जानबूझ के वंदू को अरेस्ट करके ले जा रहा था। तभी वहाँ बाबुली आ जाता है और वो सबसे कहने लगता है कि वंदू ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वंदू को बिठा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाबुली भी यहाँ गाड़ी के पीछे आने लगता है, पर तभी अचानक कोई पीछे से बाबुली के सर पे वार करता है जिससे बाबुली बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है, वो भी बंधा हुआ। अब यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट। बेसिकली माधवा को मारने वाला कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि इसमें पूरे 4 लोग शामिल थे और ये लोग और कोई नहीं बल्कि गांव का सरपंच तंडेल है, देन कांस्टेबल परब, फॉरेस्ट ऑफिसर वाडेकर एंड ऑफ कोर्स सरमालकर का साइट ऑफिसर मनसुखानी। ये सब सरमालकर के कहने पे ही ऐसा कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 4 लोग मिलकर माधवा को समाप्त किए थे और अभी बाबुली को पकड़ के रखे थे। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब माधवा तंडेल से मिला था और हेल्प करने के बहाने उसे गाड़ी में बिठा के ले गया था। तब तक तंडेल ने सबको इसके बारे में बता दिया था। तो फिर क्या था, तंडेल गाड़ी जंगल में रोक देता है और सामने से गाड़ी में वाडेकर, परब और मनसुखानी आते हैं। माधवा इन सबको देख समझ जाता है कि सब मिले हुए हैं तो वो जंगल में भागने लगता है, लेकिन चारों मिलकर माधवा को पकड़ लेते हैं और उसे खत्म करके लटका देते हैं ताकि लगे कि माधवा गलत कदम उठाया। खराब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ तंडेल बताता है कि ये सब उन लोगों ने सरमालकर के कहने पे किया है क्योंकि माधवा को पता चल गया था कि इनकी इलीगल माइनिंग चल रही है, तो माधवा मुंह ना खोले इसके लिए उसे खत्म ही कर दिया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि परब, तंडेल और वाडेकर सरमालकर का साथ क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस माइनिंग के प्रोजेक्ट की वजह से इन सबको फायदा होने वाला था। अगर माधवा गांव वालों को सच बता देता तो सारे फंस जाते। तो ये सब बातें बता के सारे मिलकर बाबुली को पीटने लगते हैं और इस पिटाई के कारण बाबुली बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग बाबुली को चेक करते हैं तो वो बाबुली को खत्म पाते हैं और उसे वहीं छोड़ के वहां से चले जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि बाबुली ने बेटे की मौत के कारण खुद को खत्म किया है। अभी सबके जाने के बाद सीन थोड़ा जूम आउट होता है और हम पाते हैं कि ये जगह और कोई नहीं बल्कि काटालोबा का राखंदर वाली मूर्ति वाली जगह थी। तभी वहां मूवी के स्टार्ट वाला काला तेंदुआ आता है और बाबुली के पास जाता है एंड यहीं पे सीन कट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां तंडेल सरमालकर से फोन करके बात कर रहा था और वो उसे बाबुली को खत्म करने की न्यूज दे देता है। यहाँ सरमालकर
टंडेल से काटालोबा वाले जगह की माइनिंग जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहता है, पर यहाँ टंडेल थोड़ा डर के बताता है कि उन लोगों ने वहाँ माइनिंग करने की कोशिश की है पर हर बार वो असफल हुए हैं। टंडेल का मानना था कि ये सब राखनदार उन्हें करने से रोक रहा है। ये सुनकर सरमालकर भड़क जाता और बोलता है कि मैं इस सब में नहीं मानता, कुछ भी करो, मुझे वहाँ काम पूरा होना चाहिए। एनीवेज हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टंडेल, वाडेकर, परब और मनसुखानी दारू पी रहे थे। टंडेल यहाँ थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उन लोगों ने बाबुली को अमावस्या के दिन मारा था तो इससे कुछ बुरा ना हो जाए। पर ये सुनकर वाडेकर हंसता और बोलता है कि इस सबसे कुछ नहीं होगा, चलो बोर हंटिंग के लिए चलते हैं। अब जब ये जंगल में हंटिंग करने जाते हैं तो उन्हें तेंदुए की ग्राउल की आवाज आती है। इस वजह से ये लोग थोड़ा अलग थलग हो जाते हैं और जब वाडेकर अकेला होता है तो अचानक से कोई उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। देन एक रस्सी उसके पैर में फंसा के उसे पेड़ से लटका देता है और हम एक बोर जैसे कॉस्ट्यूम पहने आदमी को देखते हैं जो वाडेकर को खत्म कर देता है। अभी नेक्स्ट डे पुलिस को वाडेकर की लाश मिलती है और इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है। कई लोग कह रहे थे कि ये राखनदार ने किया है और इससे गांव में डर का माहौल बन जाता है। अभी सीन टंडेल के घर का आता है जहां टंडेल की वाइफ उसे डांट रही थी क्योंकि वो भी वाडेकर वगैरह के साथ रहता है तो इनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। अब इसके बाद जैसे ही टंडेल अपने घर का दरवाजा खोलता है उसके सामने होते हैं बाबुली जो कि पूरी तरह से पट्टी से बंधे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बाबुली जिंदा है, बस उन्हें चोटें आई थी। और इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि उस रात बाबुली के साथ इन सब के जाने के बाद क्या हुआ था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब बाबुली काटालोबा में चोटिल पड़ा हुआ था और सबको लगा कि वो समाप्त हो गए हैं तो वो लोग चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद काला तेंदुआ आता है। उसके बाद हम एक विजन देखते हैं जहाँ सारे जो लोग पड़े थे यानी कि वाडेकर, टंडेल, परब, ये सब लोग दशावतार वाले मेकअप करके माधवा के पीछे भाग रहे थे और माधवा भी यहाँ दशावतार के मेकअप में ही था। ये सभी लोग मिलकर माधवा को खत्म कर देते हैं और ये सीन दशावतार के प्ले जैसा लग रहा था। तभी विजन खत्म होता है और हम बाबुली को पड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद माधवा की एक आवाज आती है जो कि बाबुली को उठा देती है। मतलब भले बाबुली खत्म हो गए थे ऐसा प्रतीत हुआ था लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा ही थे। अब हमें यहाँ ये नहीं पता कि बाबुली सच में मर के जिंदा हुए या फिर बस मार खाने की वजह से बेहोश हो गए थे और ऐसा लगा कि वो खत्म हुए हैं। इसके बारे में हम थियरीज में डिस्कस करेंगे ही। एनीवेज कमिंग बैक टू प्रेजेंट, टंडेल बाबुली को देख के डर गया क्योंकि इन लोगों ने तो बाबुली को मार दिया था। बट जैसे ही टंडेल उससे कुछ पूछता बाबुली एकदम से छोटे बच्चों जैसे हरकतें करने लग जाता है और इससे टंडेल को लगता है कि बाबुली तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। ये बात वो कांस्टेबल परब को कॉल करके बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो बाबुली को उसके यहाँ ही रखेगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। ऑल्दो वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हार्मफुल तो लगते नहीं। आगे टंडेल को हम रिवर में स्विमिंग करते देखते हैं जहाँ बाबुली भी बोट पे होते हैं। तभी बाबुली पानी में खुद को देखते हैं जो मत्स्य के रूप में थे। इसके बाद हम टंडेल को देखते हैं जो कि वहाँ स्विम कर रहा था। तभी बाबुली एज मत्स्य वहाँ आता है और वो टंडेल को डुबा के समाप्त कर देता है। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि वाडेकर को समाप्त करने वाले भी बाबुली ही थे और वो टंडेल के सामने बस पागल होने की एक्टिंग कर रहे थे। और हाँ, एक और चीज अगर आपने नोटिस किया हो तो बोर, मत्स्य ये सब विष्णु जी के दशावतार में से है जो पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के लिए या अवतार लिए थे। और सेम उसी तरह बाबुली भी इन रूपों में ही सबको मार रहे थे ताकि वो उसके बेटे का बदला ले सके और जो ये लोग माइनिंग करके नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं उसे भी रोका जा सके। खैर तो आगे पुलिस को टंडेल की लाश मिलती है और यहाँ सलमारकर परब को कॉल करके बोलता है कि जो भी ये कर रहा है उसे जल्द से जल्द पकड़ो और माइनिंग का काम तो रोकना नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम बाबुली और वंदू को मिलते देखते हैं और अगर आपको याद हो तो पुलिस वंदू को पकड़ के ले गई थी, इसलिए बाबुली उससे पूछता है कि वो जेल से बाहर कैसे आई। वंदू बताती है कि जब वो जेल में थी तो एक दिन वहाँ सरमालकर का बेटा मोंटी पुलिस स्टेशन आता है काम से। तब वो वहाँ वंदू को देखता है और उसे वंदू पसंद आ जाती है, मतलब गलत तरीके में, और इसलिए वो वंदू को छोड़ने की बात बोलता है। और जैसे ही वंदू जेल से छूटती है मोंटी वंदू से बोलता है कि आज रात वो अकेले गेस्ट हाउस आ जाए। तो ये सब जान के बाबुली और वंदू एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो मोंटी को कॉल करके बताती है कि वो आने के लिए रेडी है। तो हाँ, मोंटी गेस्ट हाउस पे आ जाए। पर वहाँ वंदू मोंटी को वार्न भी करती है कि वो जिस रास्ते से आ रहा है वहाँ एक मोहिनी नाम की औरत रात को घूमती है तो उससे संभल के आना। इस सब के बाद मोंटी रात को गाड़ी से आने के लिए निकलता है और जैसे ही वो फॉरेस्ट वाले रास्ते पे आता है उसे वहाँ सच में एक व्हाइट साड़ी वाली औरत मोहिनी दिख जाती है और मोंटी कार रोक के उसका पीछे जाता है। पीछा करते हुए मोंटी अंदर घने जंगल में जाता है और तभी सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहिनी भी विष्णु जी के अवतार में से ही एक है। खैर अगले दिन हम सरमालकर को देखते हैं जिसे एक चिट्ठी मिलती है और इसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि मोंटी को अगवा किया गया है और अगर मोंटी जिंदा चाहिए तो सरमालकर माइनिंग का काम बंद करके इस गांव से चला जाए। हमें तो पता है कि ये एब्डक्शन बाबुली ने किया है और वो बस चाहता है कि सरमालकर माइनिंग बंद करके अपने गांव चले जाए। ऑफ कोर्स सरमालकर इससे परेशान होता है और वो पुलिस ऑफिसर को फोन करता है जिसका नाम है माइकल डिकोस्टा और वो ये केस उसको लेने को बोलता है। सरमालकर चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी को खोजा जा सके और उसको भी पकड़ा जा सके जो कि उसके साथियों को खत्म कर रहा है ताकि मोंटी भी मिल जाए और माइनिंग का काम भी आराम से चले। अब अगले सीन में माइकल को गांव में आते देखते हैं और आते ही वो एक पकोड़े वाले के यहाँ जाता है और पकोड़े मांगता है, लेकिन यहाँ पकोड़े खत्म हो गए थे। इसी में बाबुली वहीं बैठा पकोड़े खा रहा था। वो माइकल को पकोड़े ऑफर करता
आता है और ये दोनों बात करते हैं। थोड़ी देर बाद बाबुली यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन पे आता है जहाँ मनसुखानी परब से मिलने आया था। यहाँ मनसुखानी इन खून की वजह से डर गया था, इसलिए वो परब से बोलता है कि वो ये सब नए ऑफिसर को बता देंगे कि कैसे इन तीनों ने मिलकर माधवा को खत्म किया था। इस पे परब उससे बोलता है कि ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नया पुलिस ऑफिसर काफी स्ट्रिक्ट है, तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। इसके बाद मनसुखानी यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में स्टेशन में माइकल आ जाते हैं। आते ही वो परब को डांट देते हैं क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं किया था और इसमें वो कांस्टेबल सावंत के साथ मोंटी की कार के पास जाते हैं। या मोंटी के कार की तलाशी ली जाती है फॉर एविडेंस। तभी माइकल को मनसुखानी का फोन आता है और वो बताता है कि उसके पास इन मर्डर्स की इन्फॉर्मेशन है और ऐसे में उसे घड़ा के मिला जाए और ये पता लगते माइकल यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम मनसुखानी को देखते हैं जो घर में माइकल का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक से दरवाजे पे बाबुली आ जाते हैं जो कि नरसिम्हा के अवतार में थे। नरसिम्हा को देख मनसुखानी जंगल में भागता है और इसमें थोड़ा चेज होता है। एक पॉइंट पे तो मनसुखानी बाबुली पे अटैक भी कर देता है, पर इन द एंड बाबुली मनसुखानी को खत्म कर देते हैं। ऐसा करते टाइम माइकल भी वहां आ जाता है और वो बाबुली को देख लेता है और उस पर गन से फायर करता है, लेकिन बाबुली बच के यहाँ से भाग निकलते हैं। तो अब तक 3 लोग निपट चुके हैं और अब बचे हैं सिर्फ परब और सरमालकर। तो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। यहाँ लेडी कांस्टेबल सावंत बताती है कि ये सब जंगल वाला राखनदार कर रहे हैं। अब ये सुन के माइकल कंक्लूड करता है कि सारे कत्ल ऑलमोस्ट जंगल के आसपास ही हुए हैं, तो हो ना हो वहां ही सारे राज खुलेंगे। तो अगली सुबह माइकल अपनी टीम के साथ और कुछ डॉग्स के साथ जंगल में जाते हैं और पैरेलल में हम मोंटी को देख पाते हैं जिसे बाबुली ने बंद करके रखा है इसी जंगल में। पर मोंटी जहाँ है वो जंगल के बहुत अंदर वाला पार्ट है, इसलिए इवन मोंटी चिल्लाए तो भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तभी मोंटी किसी तरह से भाग निकलता है और बाबुली भी उसके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की टीम की खोज चालू थी, तभी इनका एक मेंबर एक ट्रैप में फंस जाता है और जब उसे बचाया जाता है तो उसका ये कहना था कि ये सब राखनदार ने किया है। इससे सब डर जाते हैं क्योंकि अभी रात भी होने वाली थी, पर माइकल सर्च जारी रखने को बोलता है। वहीं बाबुली स्टिल मोंटी को चेज कर रहे थे और मोंटी एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। वहीं उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो तब तक रात हो चुकी थी और वो फिर से भागना शुरू करता है। जल्दी वो पुलिस टीम के पास पहुंच जाता, लेकिन ऐन वक्त पे बाबुली उसे आके पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की टीम भी लौट जाती है क्योंकि पूरी रात ढूंढने पे भी उनके हाथ कुछ लगा नहीं था। लेकिन तभी माइकल की नजर एक पेपर पे जाती है। ये पेपर वही था जिसमें बाबुली पकौड़े खा रहा था और इससे उसे बाबुली की याद आती है और उसका शक भी बाबुली पे जाता है। अब माइकल जैसे ही वापस स्टेशन जाता है उसे पता लगता है कि और एक लेटर आया है। इस लेटर में लिखा था कि तुम्हारे पास 48 घंटे का समय है, यानी हनुमान जयंती तक का ही टाइम है अब माइनिंग बंद करने का, नहीं तो मोंटी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये सब पढ़ के माइकल सीधा बाबुली के घर जाता है। वो बाबुली को कन्फ्रंट करता है अबाउट किलिंग्स एंड अबडक्शन और वो बाबुली को पकौड़े वाला न्यूज़पेपर भी बताता है कि कैसे वो इससे गेस किया है कि बाबुली ही ये सब कर रहा है। लेकिन यहाँ बाबुली नहीं डरता, वो उल्टा बोल देता है कि इतने से एविडेंस से कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं होगा तो कुछ अच्छा प्रूफ ढूंढ के आओ। इसमें माइकल बाबुली को वार्न करता है कि अब से उस पे वो कड़ी नजर रखेगा। ये बोल के माइकल यहाँ से चला जाता है और जाते आते वो बाबुली को घर में ही बंद करके जाता है। बाबुली कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। मतलब माइकल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ परब आता है और उसे पता चल जाता है कि बाबुली ही सबको खत्म किया है, इसलिए वो पूरे घर में केरोसिन डाल के घर में आग लगा देता है। और जब माइकल वापस आता है तो परब उसे बताता है कि बाबुली ही आग लगा के ये सब किया है। अब इसी दौरान मोंटी का एक वीडियो पूरे गांव में फैल जाता है जहां वो अपने पिता के सारे काले काम के बारे में बता रहा होता है एंड देन वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। अब ये वीडियो माइकल भी देख लेता है और उसे वीडियो में आग की वजह से बनी परछाई दिखती है और ये परछाई बाबुली की लग रही थी क्योंकि परछाई में उसे एक आदमी लाठी लिए हुए दिख रहा था। बस फिर क्या था, वीडियो का सोर्स पता लगा के वंदू को उठा लिया जाता है फॉर इंटरोगेशन, लेकिन वंदू यहाँ कुछ नहीं बताती, बस ये बोलती है कि वो भगवान का आदमी है, आप उसे कभी नहीं पकड़ सकते। ऐसे में कांस्टेबल सावंत उसे वहीं बंद करके जाती है। दूसरी तरफ जंगल में हम बाबुली को देखते हैं। जी हाँ, बाबुली फिर से बच गया था। कैसे? वेल, वो सेम लास्ट टाइम की तरह रूफ की टाइल्स हटा के निकल गया था। तभी वहाँ गाँव का आदमी आता है और वो बताता है कि पुलिस को भी पता लग गया है कि बाबुली बच गया है और अभी वो उसके लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं। ये सुन के बाबुली यहाँ से चले जाते हैं और सीधा गाँव में जाते हैं जहाँ आज हनुमान जयंती है और आज यहाँ रामायण का प्ले होने वाला था, तो इसमें बाबुली यहाँ हनुमान जी बन के आए थे। वहीं दूसरी तरफ सरमालकर, माइकल और परब भी यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें बाबुली को पकड़ना था। यहाँ सरमालकर माइकल से कहता है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढो, हम बाबुली को देख लेंगे। ऐसा बोल के वो परब को अपनी गाड़ी में से एक गन देता है और परब बाबुली को मारने निकल पड़ता है। वहीं बाबुली स्टेज पे हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे थे क्योंकि ये माधवा का पसंदीदा किरदार था। बाबुली को यहाँ माधवा के विजन्स आते हैं जिससे वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं, पर तभी परब यहाँ आ जाता है और वो बाबुली को पहचान जाता है और वो उस पर गन दान देता है। लेकिन जब तक वो गोली चलाता
सेम टाइम पे यहाँ रामायण का प्ले का एंड सीन चालू था, जहाँ राम जी रावण का वध करने वाले थे और बाबुली यहाँ राम जी के धनुष का डायरेक्शन बदल देता है, जिससे ये बाण सीधा रावण की जगह परब को लगता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। ये देख के सरमालकर और माइकल भी यहाँ आ जाते हैं, पर तब तक बाबुली यहाँ की लाइट बंद करके यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन हाँ, माइकल उन्हें भागते देख लेता है हनुमान जी वाले पूरे रूप में। फिर क्या था, वो सरमालकर और बाकी लोगों को लेकर सीधा जंगल में जाते हैं। यहाँ जंगल में बाबुली ने कई ट्रैप्स लगा रखे थे और उस वजह से काफी लोग उसमें फंस रहे थे, लेकिन ये लोग फाइनली बाबुली को खोज लेते हैं। पर इससे पहले वो बाबुली को पकड़ पाते, काला तेंदुआ यहाँ आके इन पे अटैक कर देता है और बाबुली यहाँ से भाग पाते हैं। दूसरी तरफ हम मोंटी को देखते हैं, जहाँ एक रस्सी उसके गले में बंधी थी। तभी यहाँ बाबुली आ जाते हैं और वो रस्सी काटने लगते हैं और हमें लगता है कि बाबुली मोंटी को मारने जा रहे हैं। तभी यहाँ माइकल और सरमालकर भी आते हैं और वो मोंटी को छोड़ने को कहते हैं, पर बाबुली नहीं रुकते और फाइनली रस्सी कट जाती है। बट टू अ सरप्राइज, बाबुली ने जो रस्सी काटी थी उससे मोंटी बच जाता है, यानी कि बाबुली ने मोंटी को जाने दिया। और वो भी सरमालकर को बोलते हैं कि माइनिंग बंद कर दे और यहाँ से चला जा, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ का नेचर और एनिमल्स को हानि पहुंच रही है। ये कह के वो आत्मसमर्पण करके माइकल के साथ जाने लगते हैं, पर तभी सरमालकर पीछे बाबुली पे गोली चला देता है। यहाँ माइकल सरमालकर पे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बाबुली इन्हीं आत्मसमर्पण कर चुके थे, तो उन्हें गोली क्यों मारा गया। उनका जो डिमांड था वो सिंपल था। अब तक यहाँ वंदु भी बाकी गांव वालों के साथ आ गई थी, क्योंकि वो जो वीडियो थी ना, उस वजह से सारे गांव वाले को पता चल गया था कि सरमालकर क्या सब कर रहा है और सब गुस्से में थे। वंदु यहाँ बाबुली को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर बाबुली मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया है। बेसिकली अपने बेटे माधवा को जस्टिस दिला दिए हैं और सबको पता भी लग गया है कि किस तरह से इलीगल माइनिंग की जा रही है, तो अब माइनिंग बंद भी हो जाएगी। इन शॉर्ट, बाबुली का जो कार्य था वो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ इसी से भगदड़ के बीच सरमालकर यहाँ से भागने लगता है, पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाता, क्योंकि सारे गांव वाले उसे आगे से घेर लेते हैं। माइकल भी यहाँ गांव वालों को नहीं रोकता, इनफैक्ट वो सरमालकर को गांव वालों के ही हवाले कर देता है फॉर पनिशमेंट। माइकल बस बाबुली को यहाँ से ले जाता है, कहाँ, कादालोवा पे, जहाँ राखनदार की मूर्ति थी। वो बाबुली को वहाँ लिटा देता है और बाबुली यहाँ लास्ट मोमेंट में अपने आप को अपने बेटे माधवा के गोद में लेटा हुआ देखते हैं और इसी बीच वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अब मूवी के एंड सीन में हम दशावतार के कपड़े देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दशावतार फिल्म की कहानी और कहानी काफी सिंपल है। स्टिल हम कुछ चीजों पे थोड़ी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब बाबुली को पहली बार बुरी तरह से मारा गया था और हम सब सोचने लगे थे कि वो समाप्त हो गए, पर बाद में वो जिंदा निकले। वेल, इसके दो प्लॉजिबल एंगल्स बनते हैं। नॉर्मल एंगल से देखो तो सीन वैसा ही लगता है जैसे किसी ने उन्हें इतने जोर से मारा कि वो क्लिनिकली डेड हो गए या बेहोश हो गए, पर असल में उन्होंने रेस्पिरेशन से खुद को रिकवर कर लिया। मतलब हाइपोवेंटिलेशन या कंकशन जैसा कुछ हुआ, जहां मसल्स और नर्व्स टेम्पररी फेल हो गए थे, पर ब्रेन डैमेज या किसी भी तरह का डैमेज परमानेंट नहीं हुआ। इससे बॉडी बाउंस बैक कर गई। ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और रियलिस्टिक है, क्योंकि ऐसी इंजरीज होती हैं जिसमें लेट रिकवरी पॉसिबल है। और हाँ, मेडिकल एड ना होने से कई बार लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बंदा समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस पर्सपेक्टिव से बाबुली का वापस आना कोई मिरेकल नहीं, बल्कि एक डरावना मेडिकल फ्लूक है, जो स्टोरी के रियलिस्टिक हॉरर लेयर को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन दूसरा एंगल है डिवाइन इंटरवेंशन वाला, यानी सुपरनैचुरल रिवाइवल। फिल्म खुद दशावतार, राखनदार और विष्णु जी के अवतार का सिंबलिज्म इस्तेमाल कर रही है, तो लॉजिकल बात यही है कि बाबुली को कोई गार्डियन फोर्स वापस लेके आई हो। जब वो पेड़ के पास पड़े थे और काला तेंदुआ उनके पास आया, तो उस मोमेंट को फिल्म विजुअली और सिंबॉलिकली इस तरह से फ्रेम करती है जैसे कोई मैसेंजर आए हों। ना केवल वो एक जानवर है, बल्कि एक दूत है जो राखनदार या किसी क्षेत्रपाल की तरफ से भेजी गई हो। अगर हम इसको एक्सेप्ट करें तो बाबुली का जिंदा रहना सिर्फ केस ऑफ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक नैरेटिव रीबर्थ था। मतलब कि भगवान या गार्डियन स्पिरिट ने उसकी जान बचाई ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। कैसा काम? अपने बेटे का न्याय लेना और गांव में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी, जिससे प्रकृति भी खराब हो रही थी, उस चीज को रोकना। इसमें अमेजिंग बात यह है कि बाबुली का हाफ मैड होना भी एक ऐसी ट्रांस लाइक स्टेट हो सकता है जिसमें वो ह्यूमन फ्रैलिटी छोड़ के एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जैसे कोई डिवाइन एजेंट जिसे खुद डिजाइन किया गया हो कि वो अर्थ पे कुछ बुरे लोगों का हिसाब साफ करे। और यही बात तेंदुए को एक दूत भी बना देती है। फिल्म रिपीटेडली उस एनिमल को एक सिग्नल की तरह दिखाती है। जब बाबुली और माधवा जंगल में थे तब भी तेंदुआ दिखा, बाबुली ने तेंदुए को बचाया भी। फिर बाबुली जब जख्मी पड़े थे तो भी ये काला तेंदुआ दिखा था, और लास्ट में जब बाबुली भाग रहे थे तो भी तेंदुआ उन्हें आके बचाया। सो यस, अगर हम डिवाइन रीडिंग लेते हैं तो तेंदुआ एक मैसेंजर है, कोई क्षेत्रपाल या राखनदार ने उसको भेजे हैं जो कि गांव की रक्षा करता है। ये फिल्म के दशावतार मोटिव से भी मेल खाता है, जहाँ विष्णु जी के अवतार होते हैं ना, कहीं बोर, फिश, लायन, वानर, एटीसी, वो सब पृथ्वी पे आते हैं ताकि धर्म और प्रकृति की रक्षा कर सके। तेंदुआ यहाँ एक प्राकृतिक सेंटिनल है, ना सिर्फ एक एनिमल बल्कि एक सुपरनैचुरल साइन की तरह, जो बाबुली को बचाता भी है और बदले की
जुबली का प्रीलूड भी बन जाता है। और नैरेटिव पे ऑफ ये होता है कि अगर आप डिवाइन इंटरवेंशन एक्सेप्ट करते हो तो बाबुली का हर सब्सिक्वेंट एक्शन वाडेकर, मनसुखानी, टंडेल और सरमालकर के खिलाफ जो कुछ भी हुआ एज इफ वो प्री ऑर्डेन्ड था, यानी कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉस्मिक जस्टिस बन जाता है जिसके पीछे राखनदार या कोई गार्डियन फोर्स खड़ी है। अब अगर हम राखनदार पे बात करें तो लोकल फोकलोर के हिसाब से राखनदार एक विलेज या फील्ड गार्डियन स्पिरिट होते हैं और कोंकण गोवा रीजन में इनकी वर्शिप और श्राइन्स पाई जाती हैं। इन्हें कई और नाम से भी जाना जाता है, लाइक राखनो, राकोंदार, देवचर, क्षेत्रपाल, राखनदेव इत्यादि। ये क्षेत्रपाल प्रकृति, बाउंड्रीज और कम्युनिटी को बुराई से, रोग से और आउटसाइडर्स के खतरों से बचाते हैं। कभी कभी लोग इनको भूत या डीमन जैसा भी ट्रीट करते हैं, मतलब वैसे ही पूछते हैं, लेकिन लोकल डिस्कोर्स में ये ज्यादातर बेनोवेलेंट प्रोटेक्टिव एंटिटी ही होती हैं। राखनदार को ऑफरिंग्स भी दिए जाते हैं जैसे कि कोकोनट, फ्लैग्स, लोकल लिकर, इवन बीडीज, और इनकी यात्रा या सेलिब्रेशन ट्रेडिशंस भी डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ये फुली फोकलोरिक कम्युनिटी रूटेड डीटी या गार्डियन का रोल निभाते हैं। इस ट्रेडिशन को समझने से बाबुली राखनदार कनेक्शन का कल्चरल लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर राखनदार किसी गांव की रक्षा करते हैं तो उनके अवतार भी आएंगे जैसे तेंदुए, बोर या कोई नॉन ह्यूमन मैसेंजर जो कि बाबुली को एम्पावर कर सकते हैं। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने कांतारा फिल्म में भी देखा था जहां पंजुर्ली दैवा थे और भी कई दैवा थे। एक और थ्योरी जो फिल्म नेचुरली सजेस्ट करती है वो है बाबुली का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर इको प्रोटेक्शन मोटिव भी हो जाता है। माइनिंग के अगेंस्ट का आर्क और राखनदार के श्राइन पर होने वाली बातें फिल्म को एक एनवायरमेंटल पैराबल बना देती है। दशावतार का यूज यहाँ डुअल पर्पस सर्व करता है, रिलीजियस, कल्चरल, आइकोनोग्राफी भी और इकोलॉजिकल गार्डियन भी। बाबुली का हनुमान जी का रूप या मत्स्य, वराह, नरसिम्हा का रूप, ये सब एक इंटेंशनल सिंबलिज्म है। ये अवतार ट्रेडिशनली डीमंस का वध करके धरती को रिस्टोर करते हैं। फिल्म में वही डायनामिक्स रिपीट होते हैं, पर मॉडर्न डीमन है कॉर्पोरेट ग्रीड और स्टेट करप्शन। इस रीडिंग में बाबुली एक फोक इको वॉरियर है, ना केवल अपने बेटे के न्याय के लिए बल्कि गांव के ग्राउंड, पानी और राखनदार की डेप्यूटेड बाउंड्री को भी बचाने के लिए। ये लेयर ऑडियंस को दो चीजें देगा, एक कथार्टिक रिवेंज, दो मोरल सेटिस्फैक्शन की नेचर की रक्षा फिर से विक्टोरियस हुई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोंकण दशावतार, वेल ये एक पुराना रात का फोक थिएटर है जो विष्णु जी के 10 अवतार यानी मत्स्य से लेके कल्कि तक के अवतार को ड्रामेटिक और म्यूजिकल अंदाज में पेश करता है। यह खास करके सिंधु दुर्ग यानी साउथ कोंकण और नॉर्थ गोवा के गांव में हार्वेस्ट के बाद परफॉर्म होता है और इसकी ट्रेडिशन सदियों पुरानी मानी जाती है। इसका स्टाइल ओपन एयर रात्रि नाटक जैसा होता है, यानी ब्राइट मेकअप, लंबी परफॉर्मेंसेस, मतलब कभी कभी पूरी रात चलती है परफॉर्मेंस, और मोस्टली मेल परफॉर्मर्स होते हैं जो एग्जैजरेटेड एक्टिंग, सिंगिंग और लोकल इंस्ट्रूमेंट से कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से दशावतार गांव की कम्युनल मेमोरी और रिचुअल प्ले दोनों बन जाती है। कोंकण में दशावतार को सिर्फ मिथ्या दिखने वाला नाटक नहीं माना जाता, इसे सच माना जाता है। ये कम्युनिटी के राइट, इकोलॉजिकल सेंसिबिलिटीज और लोकल गार्डियन स्पिरिट्स के साथ जुड़ा हुआ कल्चरल प्रैक्टिस है। इसलिए जब मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि लीगल माइनिंग स्टोरी में आते हैं, दशावतार का सिंबॉलिक पावर और ज्यादा पर्टिनेंट हो जाता है।